एक किसान की लड़की खेतों में चारा लेने के लिए सुबह सुबह 8 बजे खेतों पर जाती है। वहाँ पर चारा ले रही थी, तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है। ईख के खेत में से बिच्छू निकलते हैं और फिर उस लड़की की ऐसी जगह पर घुस जाते हैं। तकरीबन 2 घंटे तक वह लगातार काटते रहते हैं और उसके बाद इसके लगातार काटने की वजह से लड़की की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या तो यह मामला था, पूरी कहानी में विस्तार से बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आस पड़ोस में भी हमें कितनी सावधानी से रहना चाहिए। कोई न जाने कैसी निगाह गड़ाए हुए आपके ऊपर बैठा हो और मौका मिलते ही वो प्रहार कर दे। कुछ भी हो सकता है। इस पूरी कहानी को आप डिटेल में ज़रूर सुनिएगा, बहुत कुछ यहाँ से आप लोगों को सीख मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है तेलंगाना के एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर ज़्यादातर आबादी किसानों की है। कोई इक्का दुक्का कंपनी में जाकर लगा हुआ है, साथ में खेती बाड़ी भी करता है। इस तरह के वहाँ पर लोग रहा करते हैं। उसी गाँव के अंदर चतुर सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसके पास खेती है और साथ में वह दिन में खेती करता है। रात के समय में वह एक पास में बनी हुई फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। क्योंकि उसको बेटा नहीं था, उसको 2 बेटियां थी, तो अब वह अपनी 2 बेटियों की शादी अच्छे से धूमधाम से करना चाहता था, तो उसको कमाना तो भाई पड़ेगा ही। उसके घर में उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है नैना देवी, और उसकी बड़ी बेटी निर्मला और छोटी बेटी आरती अभी 12वीं क्लास में पास होने के बाद अब घर पर बैठ गई है। बड़ी बेटी भी घर पर बैठ गई है। अब बड़ी बेटी की शादी की तैयारियां चतुर सिंह करने लगता है। उसकी शादी के लिए काफ़ी कर्जा लेता है और कह देता है कि मैं अपनी खेती बाड़ी में से और कुछ नौकरी करके मैं आपका कर्जा चुकता कर दूंगा। तो काफ़ी कर्जा उसके सर पर हो जाता है, मगर अपनी बड़ी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से वह कर देता है। उसके बाद घर में रह जाती है छोटी बेटी आरती। अब उसकी शादी अभी बाद में होगी, क्योंकि पहली बेटी की शादी का जो कर्जा है वो चुकता हो जाएगा, तब उसके बाद दूसरी बेटी की शादी का नंबर है। तो यह सभी लोग घर के अंदर 3 रह जाते हैं, पति पत्नी और एक बेटी, जिसका नाम होता है आरती को बाइक चलाने का बड़ा शौक था। बाइक चलाने का शौक ऐसे था, घर में बाइक थी पिताजी की, जो कि ड्यूटी पर जाया करते थे, उसी को सीखा करती थी और वह बाइक चलाया करती थी अच्छे से। कई बार तो खेतों पर चली जाया करती बाइक से और वहाँ पर से हरा चारा थोड़ा सा जो गठरी बांध कर लाते हैं, उसको बाइक पर बांध कर घर पर ले आया करती। पिता को अपनी बेटी पर काफ़ी गर्व था। अब बड़ी बेटी की शादी में जो कर्जा हुआ था, उसको चुकाने के लिए पिता रात दिन मेहनत मजदूरी करता, नौकरी पर जाता, खेतों में कमाता, और जो बेटी होती है छोटी, वह पिता के साथ खेतों में काम करती और वह चाहती थी कि वह पिता के साथ नौकरी करने जाए, जिससे कि दुगनी सैलरी मिले। लेकिन उसका पिता ये कहता है कि बेटा, हमारे होते हुए तुम नौकरी ऐसे नहीं करोगी, तुम घर पर रहो, अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाया करो, मैं देख लूँगा सब कुछ। अब तो फैक्ट्री में काम करने से पिता मना कर देता है। कर्ज वह खुद ही चुकाने वाला था, यह कह करके बेटी से कह देता है। अब एक दिन की बात होती है, सबसे छोटी बेटी आरती घर के स्टोर रूम में सफाई कर रही थी। उस स्टोर रूम में 2 साल से सफाई नहीं हुई थी और अब 2 साल के बाद सफाई हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े भी सामान के नीचे निकल रहे थे। तभी उस लड़की के सामने 3-4 बिच्छू निकल आते हैं स्टोर रूम के नीचे, सामान के नीचे से, और उनको देखकर वह डर जाती है और माँ को बुलाती है। माँ जल्दी आओ। माँ दौड़ कर आती है, आकर देखती है क्या हुआ। वह बताती है देखो बिच्छू निकल आए हैं। तो माँ तुरंत डंडा लेती है, उनको मार देती है और फिर बोलती है बेटी, अगर बिच्छू काट ले और टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो मौत भी हो जाती है। कई बार वैसे ज़्यादा मौत तो नहीं होती है, लेकिन काटने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो हो सकता है मौत भी हो जाए। इस तरह की बात यहाँ पर वह माँ अपनी बेटी से कहती है, मगर बेटी को क्या पता था कि बिच्छू की वजह से उनकी ज़िंदगी उथल पुथल होने वाली है। उसके बाद स्टोर रूम की सफाई पूरी तरह से कर दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आती है तारीख 22 जुलाई 2025 की सुबह 8 बजे। जो पिता है वो अब ड्यूटी जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बाइक में किक मारते हैं, तो कभी उनकी नाइट ड्यूटी होती, कभी सुबह की ड्यूटी होती है, तो जैसे ही बाइक में किक मारते हैं तो वह ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं
और बाइक को स्टार्ट भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वहीं पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं उखड़ू, और फिर वे बोलते हैं पानी लाओ पानी लाओ। ये लोग पानी देते हैं और फिर बेटी अपने पिता से पूछती है क्या हुआ पापा। पिता बोलता है कि मैं थोड़ी दूर चलता हूँ तो भी सांस फूलने लगती है। मैंने सोचा शायद बढ़ती उम्र का यह नतीजा है, मगर आज तो मैं किक मार रहा हूँ मोटरसाइकिल में। इस किक को मारने में भी मुझे बड़ी मतलब कैसे ना अंतर मन में बेचैनी सी हो गई है और सांस फूलने लगी है, और ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अब जो बेटी होती है वह कहती पापा ड्यूटी बाद में, पहले आप डॉक्टर के पास चलो, चलो मैं आपको ले चलती हूँ। बेटी किक मारती है और अपने पिता को मोटरसाइकिल पर बैठा करके शहर के पास हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं भाई पहले चेकअप करना पड़ेगा, मामला कुछ गड़बड़ गंभीर लग रहा है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और जब चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर एक ऐसी खबर बताते हैं जहाँ पर बेटी के तो पसीने पसीने छूट जाते हैं और साथ में पिता भी बहुत परेशान हो जाता है। डॉक्टर बताता है बेटी को कि आपके पिता को कैंसर हो चुका है, ब्लड कैंसर, और बचने की शायद हो सकता है उम्मीद कम ही है, बाकी इलाज करवाओगे तो शायद हो सकता है ये सही हो जाए। अब उसके बाद दोस्तों ब्लड कैंसर सुन करके बेटी के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और जो पिता था वह भी परेशान, वह भी रोने लगता है कि अभी मेरी एक बेटी की शादी होना बाकी है और भगवान तूने ये क्या कर दिया। बेटी कुछ दवाइयाँ दिलवा करके अपने घर पर ले आती है। डॉक्टर ने कहा था कि इसका ट्रीटमेंट चलेगा अच्छी तरह से, पैसे लगेंगे लाखों में, अगर ट्रीटमेंट करवा सकोगे तो अभी इसकी स्टेज पहली स्टेज पर सही हो जाता है आदमी। अब तो बेटी के पास कहाँ पैसे थे, वो अपने पिता को अपने घर ले आती है फिलहाल तो, और घर ला करके उसकी सेवा करने लगती है। अब पिता ना ड्यूटी जा सकता है ना ही पिता खेतों पर जा सकता है, तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी अब दोनों माँ बेटी के ऊपर आ जाती है। जो माँ होती है नैना और जो बेटी होती है उसका नाम होता है आरती। अब ये दोनों आपस में मिलजुल करके खेत का काम करती, घर का काम करती, इस तरह से काम करने लगती हैं। बेटी फिर से अपने पिता से कहती है कि पापा आप वाली नौकरी को मैं कर लूँ, बाइक भी चलानी आती है मुझे, लेकिन पिता बिल्कुल मना कर देते हैं नहीं बेटी वहाँ पर मर्द काम करते हैं, तू अकेली लड़की क्या काम करेगी, वो ऐसी नौकरी नहीं है, वहाँ पर बहुत मेहनत का काम है और थोड़ा अलग टाइप का माहौल है वहाँ पर, तू मत कर। और उसके बाद बेटी को नहीं जाने देते हैं, मगर बेटी अब अपने घर का काम, खेती बाड़ी सब कुछ संभाल लेती है, खेतों को जोतना बोना इस तरह का काम जो भी होता है उसको करती, और जो भी आमदनी थोड़ी बहुत हो रही थी, पशु भी पाल लिए थे इन्होंने, दूध बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा करते और अपने बाबा के लिए दवाइयाँ लेकर आया करती। मगर बाबा की दवाइयों से कोई आराम नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर बार बार ये कह रहा था कि इसका इलाज ट्रीटमेंट अच्छे से करना पड़ेगा, पैसों का इंतजाम करो जल्दी से जल्दी, मगर दोनों माँ बेटी कहाँ जाएं, किससे पैसे मांगें। एक दिन की बात है, जो बेटी होती है वह खेत में चारा लेने के लिए गई हुई थी, तो वहीं पर एक पड़ोस का खेत जो होता है, उस खेत वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सोहन। सोहन उसकी तरफ देख रहा था और उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि आरती तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है। आरती अब ऐसी जैसे नॉर्मल बात करते हैं, कहती है कि सोहन क्या बताऊं, मेरे पापा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनकी बीमारी को सही करवाने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, उन पैसों का मेरे पास इंतज़ाम नहीं है हमारे पास, तो पापा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्या करें कैसे करें। इतने में ही जो लड़का होता है सोहन, वह बोलता है कि पैसे तो मैं दे दूंगा। लड़की एक क्षण तो खुश होती है कि पैसे ये दे देगा, लेकिन दूसरे ही क्षण वह लड़का कुछ डिमांड रख देता है और कहता है कि पैसे मैं ऐसे ही नहीं दूंगा, इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। लड़की कहती है क्या बात माननी पड़ेगी बताओ, तुम्हारे खेतों में काम करना है, खेतों में काम कर दूंगी, तुम्हारे घर पर काम करना है, वहाँ पर भी काम कर दूंगी, मुझे शर्म नहीं लगेगी तुम्हारे घर पर काम करने में भी। लेकिन दोस्तों लड़का मुस्कुराता है और उसकी तरफ तीखी नज़रों से मुस्कुरा कर बोलता है कि तुम कितनी भोली हो। लड़की कहती है भोली, इसका मतलब? तो लड़का कहता है तुम्हें इस पैसों के बदले में मुझे खुश करना होगा और यहीं खेतों पर मैं आ जाया करूँगा, और जब तक तुम पैसे ना चुका पाओ तब तक मुझे खुश करती रहना, और जब तुम पैसे खुद चुका दोगी तब उसके बाद मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं दूर हो जाऊँगा अपने पैसे लेकर के। अब यह बात सुनते ही एकदम से लड़की आरती को के तन बदन में आग लग जाती है और उस लड़के के मुँह पर थप्पड़ मार देती है और कह देती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, हम कौन से गरीब हैं, बस ये है बीमारी आ गई है, वरना हमारे पास खेत भी हैं और मेरे पापा नौकरी में भी लगे हुए थे, हम पशुपालन भी करते हैं, हम कोई गरीब थोड़े हैं, लेकिन ये मजबूरी है और तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। आज के बाद मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कभी मिलना मत मुझे यहाँ पर, वरना पीट दूंगी अच्छे से। क्योंकि लड़की भी थोड़ी सी धिंगरा टाइप की थी, लड़कों को पीट भी दिया करती थी। अब यह लड़का जो होता है वहाँ से पिटने के बाद उसको धमकी देकर जाता है कि मैं तुझे देख लूँगा, और उसके बाद दोस्तों वह कह देती है कि जा देख लेना, तुझसे जो हो देख लेना मुझे। और उसके बाद लड़का तो वहाँ से चला जाता है। लड़की मतलब चारा वगैरह लेकर के अपने घर पर आती है। घर पर आकर के
अपनी माँ को बताती है कि माँ इस तरह से पड़ोस के खेत वाले सोहन ने मेरे साथ ऐसा किया, बदतमीजी की, मेरा हाथ भी पकड़ लिया था। यह बात पिता भी सुन रहा था। तो पिता एकदम से कहता है कि चलो बेटी थाने चलते हैं। लेकिन जो माँ होती है वह कहती है नहीं बेटी थाने नहीं चलते हैं, क्योंकि बदनामी होगी, तुम्हारी शादी भी करनी है। अगर तुम बदनाम हो जाओगी तो तुम्हारी शादी करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और तुम ऐसा करो, तुम थाने वाने मत जाओ, इस बात को यहीं पर दबा दो और ना ही लोगों में हमारी जगहसाई होगी। अब तो जो पिता होता वह भी मान जाता है। बेटी भी सोचती है कि हाँ माँ सही कह रही है, वरना तो बदनामी हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों माँ ने इस बात को यहीं पर दबा दिया होता है। उसके बाद एक दिन की बात है, अब घर में जैसे सेवा पानी अपने पिता की कर रही थी तो काम तो उसको करना ही पड़ता था। खेतों से चारा माँ तो ला नहीं सकती थी, वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, तो वह ना तो उस पर बाइक चलाना आती थी। लड़की का तो ऐसा है वहाँ पर चारा काट करके कुछ बाइक पर ले आया करती थी, कुछ दोबारा के चक्कर में ले आया करती थी। अब क्या होता है, एक दिन के बाद फिर से वह लड़की को डर नहीं था दोस्तों बिल्कुल भी, वह ना लड़कों से डरती थी और वह खूब अच्छी तरह से लड़कों को सुधार दिया करती थी अगर कोई फालतू बोलता था। तो लड़की बाइक में किक मार करके अपना रस्सी और जो दरांती होती है उसको लेकर के खेतों पर पहुंच जाती है चारा काटने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे चारा काट रही थी तो सोहन देख लेता है कि यह खेतों पर गई है, रस्सी है और दरांती है। और सोहन अपने दो दोस्तों को अपने साथ लेता है, एक तो विजय एक राकेश, और आपस में बात करते हैं कि यार लड़की बहुत कड़क है, दरांती इसके हाथ में है, इससे कुछ कहा तो ये ऊपर वार कर देगी और हमें पीट लेगी तीनों को। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे और इसके साथ आज कुछ ना कुछ करेंगे। इस मनसा से ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक मिठाई का डिब्बा लिया जाता है और फिर ये लोग वहाँ पर पहुँच करके अब जो ये लड़का होता है सोहन, यह उसके पास जाकर माफ़ी मांगने लगता है कि आरती मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन गलत किया था तुम्हारे साथ और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। बाद में मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे, बताओ उस लड़की का पिता बीमार है और मैं उससे ऐसी डिमांड कर रहा था। अब जो लड़की होती है आरती वह कहती है ठीक है जाओ तुम अपना काम करो, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें और मैं कुछ नहीं कहूँगी तुमसे। लेकिन इतने में ही उस लड़के सोहन के साथ विजय और जो राकेश होते हैं, इतने में विजय एक डब्बा लेकर जाता है मिठाइयों का और कहता है कि आरती तुम्हारी भाभी को लड़का हुआ है, बच्चा पैदा हुआ मेरी पत्नी को, और ये लो उस खुशी में मैं मिठाई खिला रहा हूँ और इनको भी खिलाई है मैंने। तो आरती अब इनके चक्कर में आ जाती है दोस्तों। यही सबसे बड़ी गलती थी। उस मिठाई के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था और मिठाई को खाने के बाद अब वह लड़की एकदम से उसको चक्कर आने लगते हैं। चारा काटते काटते एकदम से वो चक्कर खाकर गिर जाती है और इसी का इंतजार वह लोग कर रहे थे। वह लोग एकदम से आते हैं, अपने खेत में से यहाँ पर की गिर चुकी है और उसको उठा करके ले जाते हैं ईख के खेत में और फिर उसको निर्वस्त्र करने के बाद बारी बारी उसके साथ वो गंदा कुकृत्य करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। एक लड़की जो मजबूर है उसके साथ गंदा कुकृत्य करने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक उसके साथ गंदा हैवानियत करते हैं और फिर दोस्तों वह कहते हैं कि अब चलो घर चलते हैं और उस लड़की को ऐसे निर्वस्त्र बिना कपड़े पहनाए हुए ही वहाँ पर छोड़ करके अपने घर आ जाते हैं। मगर दोस्तों लड़की अभी भी बेहोश थी, उसको ज़्यादा नींद की गोली ज़्यादा दे दी थी शायद उस लड्डू वगैरह में। और जैसे लड़की निर्वस्त्र थी तो उस ईख के खेत में से कुछ बिच्छू, कुछ कीड़े मकोड़े एकदम से उसके शरीर के ऊपर डोलने लगते हैं और फिर प्राइवेट पार्ट पर बिच्छू अपना डंक मार देता है और न जाने कितनी बार वह डंक मारता है और वह बेहोश पड़ी हुई थी और शायद हो सकता है कोई जहरीला जानवर, कोई छोटा मोटा कीड़ा ऐसा भी उसको काट जाता है उसके उघारे बदन पर, निर्वस्त्र बदन पर। और फिर दोस्तों लड़की सोती है तो सोती ही रह जाती है क्योंकि उसको ऊपर से नशा था, ऊपर से किसी जहरीले जानवर ने कीड़े ने काट लिया था और वह फिर वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। शाम को 4 बज जाते हैं तो माँ देखती है कि अभी तक बेटी नहीं आई। अब वह सोचती है कि कहाँ गई होगी। पहले तो वह यह सोच रही थी कि शायद अपनी सहेली के वहाँ पर चली गई होगी, मगर माँ को जब तसल्ली नहीं होती है तो वह खेतों पर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद देखती है कि वहाँ पर दरांती और रस्सी जिसमें चारा बांध कर लाया करते हैं वो तो वहीं पर पड़े हैं। बेटी को आवाज़ लगाती है, बेटी कहीं भी नहीं मिलती है। वहाँ पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खेतों में फसल थी और कुछ हरा चारा था, ऐसा वहाँ पर हुआ पड़ा था। अब माँ घबरा जाती है कि बेटी आकर गई तो गई कहाँ, चारा यहीं पर कटा हुआ पड़ा है और दरांती और रस्सी भी यहीं पर पड़ी हुई है। खूब ढूंढती है लेकिन कहीं भी उसकी बेटी नहीं मिलती है। तो वह वापस गाँव में आती है, आकर अपने पति को बताती है। उसका पति कहता है कि मेरा दोस्त है, उसको बुलाकर ले जा। रामधन और
उसके बाद वह अपने पति के दोस्त के पास जाती है, क्योंकि पति की हालत इतनी नहीं थी जो वह पैदल चलकर खेतों पर जा सके। रामधन कहता है क्या हुआ भाभी जी? वह बताती है कि लड़की गई थी, अभी तक नहीं आई, 3-4 घंटे हो गए हैं। तो रामधन गांव के और लोगों को भी लेकर के वहां पर पहुंचता है। खूब ढूंढते हैं लेकिन उनको भी वहां पर कुछ नहीं मिलता है। चारा कटा हुआ पड़ा था, इसका मतलब लड़की चारा काट रही थी तब उसके साथ कुछ हुआ है। माँ बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ हुआ है, वरना ऐसे वो भाग नहीं सकती, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी है और मैं अपनी बेटी के ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। क्योंकि कुछ गाँव के लोग ये भी तो कह रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है लेकर किसी लड़के को भाग गई हो, लेकिन जो माँ होती है नैना और जो पिता होता है बिल्कुल कह देते हैं कि हमारी बेटी ऐसा काम नहीं करती। ज़्यादातर माँ बाप तो कहते ही हैं, लेकिन वो लड़की सच में ही शरीफ थी, उसके ऊपर विश्वास था माँ बाप को, वो अपने माँ बाप को सहारा दे रही थी, घर परिवार को चला रही थी, मेहनत मजदूरी कर रही थी। अब तो दोस्तों यह लोग सारे के सारे गांव वाले पुलिस थाने में जाते हैं और बहुत ज़्यादा आशंका जताते हैं कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, आप चलिए। पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड लेकर आती है, कुत्तों की जो टीम होती है, और फिर उस लड़की को कुत्तों की टीम को छोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े ईख के खेतों में, ज्वार के खेतों में, इधर उधर जो खेतों में फसल लगी हुई थी उनमें कुत्ते पहुंच जाते हैं और फिर सारे कुत्ते एक जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर जब गांव वाले जाते हैं तो वहाँ पर उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट पर न जाने कितनी बार बिच्छू ने डंक मारा था और वहाँ से खून निकल रहा था। और दोस्तों उस लाश को तुरंत पुलिस एम्बुलेंस बुलाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है कि शायद इसमें कोई सांस बाकी हो, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल, पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। और उसके बाद उस लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो उसमें रिपोर्ट आती है कि पहले तो इसके साथ 3 लोगों ने इसका रेप किया है और उसके बाद निर्वस्त्र छोड़ दिया और फिर जंगल में जंगली जंतु जो होते जैसे कीड़े मकोड़े, जहरीले कीट पतंगे, बिच्छू वगैरह, उन्होंने इसको काट लिया है। बिच्छू ने तकरीबन 4 से 5 बार इसको काटा था। सोचो बिच्छू के एक बार काटने से कितना दर्द होता है, कितना जहर जाता है। वो तो 4-5 बार उसको काट लिया था प्राइवेट पार्ट पर, उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है, वरना तो इसको होश आता तो ये शायद मतलब बच जाती। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस इसकी माँ से पूछती है, पिता से पूछती है, इसके साथ गंदा काम किया, कुकर्म किया 3 लोगों ने, किसने किया होगा। अब एकदम से जो माँ है नैना देवी, उसको याद आ जाता है कि पड़ोस का रहने वाला, जो पड़ोसी खेत का पड़ोसी है सोहन, उसने मेरी बेटी को छेड़ा था और उसने धमकी देकर गया था कि मैं तुझे देख लूँगा, मुझे उसी के ऊपर शक है। और उसके बाद उस सोहन के घर पर जब पुलिस जाती है तो सोहन वहाँ से फरार था। अब एकदम से उसकी लोकेशन वगैरह चेक की जाती है तो वह तो शहर जा कर के रेलवे स्टेशन पर बैठा था, कहीं भागने की फिराक में था। उसको रेलवे स्टेशन से ही गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसकी अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई की जाती है। तो दोस्तों वह सारा राज पुलिस के सामने बताता है कि इस लड़की ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था पहली बार, और फिर मैंने सोचा कि मैं इससे बदला लेकर ज़रूर रहूँगा, और उसके बाद मैंने अपने 2 दोस्तों को अपने साथ मिलाया और इसको खेतों पर धोखे से मिठाई में नशीली चीज़ खिला दी और जब उसके साथ रेप किया बारी बारी। अगर हम मिठाई नहीं खिलाते तो हमारे काबू में नहीं आती। दोस्तों लड़की ठीक ठाक थी, गाँव में उसका नाम था, बाइक वगैरह चलाना, लड़कों जैसे उसके मतलब काम थे, खेतों पर जाना, और ट्रैक्टर भी अपने ताऊ जी का ले जाया करती तो खेतों को खुद जोताया करती थी। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। तो अब वह सारी कहानी बताते हैं कि हमने धोखे से उसके साथ ऐसा किया। अब दोस्तों उन तीनों को पकड़ा जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। माँ बाप रोते बिलखते रह जाते हैं कि हमारी बेटी हमारा कितना बड़ा सहारा थी। कई बार ऐसे ऐसे कांड समाज, देश और दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों बच्चे सही होते हैं लेकिन ज़माना कई बार ख़राब निकल आता है। कई बार बच्चे अपनी नियति पर चलते हैं लेकिन ज़माना उनको गंदे दलदल में धकेल देता है, और कई बार उनके साथ विश्वासघात करके उनको गंदे रास्तों पर निकाल देता है। तो भैया ज़माने से बचना भी बहुत ज़रूरी है। आस पड़ोस के लोग कई बार दुश्मनी का काम कर जाते हैं। वैसे तो मुंह पर अच्छे बने रहते हैं, लेकिन जैसे उनको मौका मिलता है तो वो अपनी पूरी हैवानियत और वहसियत लोगों को दिखा देते हैं। तो भैया आज के दौर में अड़ोसी पड़ोसियों से भी बच कर रहें। कुल मिलाकर बात यह है कि कलयुग का कलिकाल है, किसी पर भी भरोसा बिल्कुल ना करें, वरना कोई भी कहीं पर धोखा दे सकता है। तो ये थी आज की कहानी, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इससे हमें सीख ये मिलेगी कि सबसे पहले तो
अड़ोसी पड़ोसियों से बचकर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आजकल कलयुग का कलिकाल चला है, जवान बहन बेटी को अकेला खेत भरे पर या फिर खेत में या फिर कहीं घेर में कहीं अकेला ना जाने दें, उनके साथ जाएं, साथ चलें। गांव में तो एक कहावत होती है, बेटी गई है खेत पर, चलो हम भी जा रहे हैं, अकेली जा रही है। गाँव में अकेला नहीं भेजते हैं, लेकिन ये केस ही ऐसा था, यहाँ पर बेटी को अकेला जाना पड़ा और उसके साथ कांड हो गया। जबकि शहरों में तो अकेली ही घूमती हैं लड़कियाँ ज़्यादातर, लेकिन गाँव में अभी भी ऐसा रिवाज नहीं है कि अपनी बेटियों को अकेला छोड़ा जाए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है विमल कुमार, और सच में दिल को बहुत बड़ा सुकून मिला। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं मनु श्रीवास्तव जी, कमेंट करते हैं जो कि बिहार गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। बहुत सुंदर कहानी थी, इससे आजकल के बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें माता पिता को कैसी सेवा की जाती है, इस तरह से लोगों को पता चलता। जी बिल्कुल जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, अच्छी कहानी है जी। धीरज बनवाल कहते हैं मेरे गोपाल चैनल पर रोज़ कहानी लेकर आए भैया जी, बहुत 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 अच्छी और शिक्षाप्रद होती हैं कहानियाँ आपकी मेरे गोपाल पर। जी धीरज भाई, मैं कोशिश करता हूँ लाने की, और कई बार छूट जाती है लेकिन लाने की कोशिश करता हूँ। आज भी आएगी कहानी और आप देखिएगा ज़रूर। उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, लगातार कमेंट करते रहते हैं। धर्मेंद्र रजाक कमेंट करते हैं जो कि ज़िला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद कैलाश मालवीय कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ कैलाश मालवीय जो कि नागर जी नाम है इनका पूरा। नीलेश कुमार कमेंट करते हैं, मनुष सक्सेना कमेंट करते हैं। उसके बाद राम भवन चौधरी कमेंट करते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं और समझ में भी आ जाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रामनाथ वर्मा कमेंट करते हैं बहुत अच्छी कहानी सुनाई जी। सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं। जिया अंसारी कमेंट करते हैं और मालेगांव से कमेंट करते हैं। RK सिंह कमेंट करते हैं। घनश्याम यादव कमेंट करते हैं। गुल्लू सम्मा कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से। अनूप और जसवीर कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। संजय गुर्जर कमेंट करते हैं। राज कुमार कमेंट करते हैं बहुत सुंदर कहानी सुनाई आपने। और रजत सैनी कमेंट करते हैं। कपिल देव प्रजापति, रविंद्र भडोरिया कमेंट करते हैं। शरद कुमार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते रहते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी में लगातार कमेंट करते हैं। छगनदास खारडा बांध को राजस्थान से। और उसके बाद नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, और वनराज नामदेव कोहली नाम है इनका पूरा। खेमराज भाटी गुजर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। ताजी लोहमान हमारी ऑस्ट्रेलिया से बहन कमेंट करती हैं। और उसके बाद और भी जो हमारे भाई हैं लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।